नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 3 में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का जो हमारा पेपर है उसमें हम समझौतावादी विचारक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम होब्स पढ़ चुके हैं। दूसरा जो समझौतावादी विचारक है जॉन लॉक, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जॉन लॉक का जीवन परिचय देखेंगे, उसकी रचनाएं देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में जॉन लॉक का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से होब्स श्रेष्ठ था, किंतु राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से लॉक का अपना अधिक महत्व था। जॉन लॉक केवल राजनीतिक विचारक और अनुभववादी तत्ववेता ही नहीं था, वरन पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की जो आधुनिक संवैधानिक सांस्कृतिक विचारधारा है उसके निर्माण का जो महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है वो जॉन लॉक को दिया जाता है। जॉन लॉक उदारवाद, जनतंत्र, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रभावशाली प्रवक्ता था और 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड के इस विचारक की गणना राजनीति शास्त्र के अमर विचारकों में की जाती है। जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में सामरसेटशायर के रिंगटन नामक स्थान पे हुआ था। उनके पिता पेशे से एक वकील थे। जब जॉन लॉक की उम्र 12 वर्ष की थी तब इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया था और उनके पिता 1642 ईस्वी में पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना में भर्ती हो गए थे। लॉक ने लिखा है कि जब मुझे कुछ समझने का होश आया तो मैंने अपने को तूफानों में पाया। लॉक की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उसने वेस्टमिनिस्टर के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। 1652 ईस्वी में उसने ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। 1626 में बीए तथा 1658 में 26 वर्ष की उम्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद वही यूनानी भाषा, काव्यशास्त्र और दर्शन का अध्यापक नियुक्त किया गया, परंतु इस कार्य में उसका मन नहीं लगा और उसने बिशप के रूप में चर्च में प्रवेश पाने का प्रयास किया, किंतु चर्च के कठोर नियमों का पालन करना उसकी क्षमता से बाहर था। अतः उसने सन 1660 ईस्वी के बाद ऑक्सफोर्ड में प्रसिद्ध चिकित्सक डेविड टॉमस के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया और शीघ्र ही वह एक कुशल डॉक्टर बन गया। सन 1666 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने लॉक के जीवन को एक नवीन मोड़ दिया। उस समय एक सुप्रसिद्ध राजनीतिक और व्हिग दल के संस्थापक लॉर्ड एस्ली, जो बाद में अर्ल ऑफ सेफ्टवैली नाम से पुकारे भी गए, अपने इलाज के लिए डॉक्टर टॉमस के पास ऑक्सफोर्ड आए। डॉक्टर टॉमस द्वारा लॉक का परिचय एस्ली से हुआ और वे जॉन लॉक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लॉक को लंदन आकर उसे उसका निजी डॉक्टर बनने को कहा। जॉन लॉक ने सन 1667 में एस्ली के निजी डॉक्टर तथा निजी सचिव के रूप में कार्य प्रारंभ किया और आगामी 15 वर्षों तक वह इस पद पर कार्य करता रहा। लॉर्ड एस्ली पार्लियामेंट की ओर से राजा के विरुद्ध लड़ने वाली सेनाओं के फील्ड मार्शल, संसद के अधिकारों के प्रबल समर्थक और उदारवाद के परम भक्त थे। उनके संपर्क में रहने से जॉन लॉक को ब्रिटिश राजनीति और राजनीतिज्ञों को निकट से देखने का अवसर मिला। 1672 में एशली लॉर्ड चांसलर बने। तब लॉक ने उनकी कृपा से कतिपय महत्वपूर्ण शासकीय पदों को भी सुशोभित किया। जब राजा ने एशली को लॉर्ड चांसलर के पद से अपदस्थ कर दिया तो लॉक को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। इन दिनों लॉक का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अतः अपने इलाज के लिए वो 1675 में फ्रांस चला गया और 4 वर्षों तक वहीं रहा। 1689 में लॉर्ड एस्ली को पुराने पद पर पुनः प्रतिष्ठित किया गया तो लॉक भी वापस इंग्लैंड आकर उसके साथ काम करने लगा। 1681 में राजा पुनः एस्ली से नाराज हो गया क्योंकि वह प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाने के षड्यंत्र में संलग्न था, अतः उसे इंग्लैंड छोड़कर हॉलैंड भागना पड़ा।
एस्ली के जाने के बाद लोग भी इंग्लैंड में भयभीत रहने लगा और वह भी इंग्लैंड से हॉलैंड चला गया और 1689 तक वो वहीं रहा। तत्कालीन स्टुअर्ट वंशी राजा को गद्दी से उतारने तथा विलियम ऑफ ऑरेंज को गद्दी पर बिठाने के षड्यंत्र में लोक ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के सफल होने तथा विलियम को इंग्लैंड बुलाए जाने पर लोक उसी जहाज़ से इंग्लैंड वापस लौटा जिस जहाज़ से विलियम की पत्नी मैरी इंग्लैंड आई थी। विलियम ने राजगद्दी पर बैठने पर लोक को उसकी सेवाओं का पुरस्कार स्वरूप कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दिया। सन 1700 में स्वास्थ्य की दुर्बलता के कारण सरकारी पद त्याग दिया और 1704 में 72 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ये देखिए उसका जीवन, महत्वपूर्ण पदों पर उसका कार्य किया और उसके जीवन को ये नवीन मोड़ जो है वो लॉर्ड एस्ली ने दिया। लॉर्ड एस्ली के संपर्क में आने के पश्चात ही वो राजनीति के संपर्क में आया, उदारवाद के संपर्क में आया। तो ये था लोक का जीवन परिचय। अब हम लोक की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। जॉन लॉक की गणना इंग्लैंड के महान लेखकों में की जाती है। उसने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर 30 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला है मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो 1690 में लिखा था, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दूसरा है शासन पर 2 निबंध, टू ट्रिट्राइज ऑन गवर्नमेंट, 1690 में प्रकाशित हुआ। सहिष्णुता पर पहला पत्र, फर्स्ट लेटर ऑन टॉलरेशन, 1679। सहिष्णुता पर दूसरा पत्र, सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन, 1690। सहिष्णुता पर तीसरा पत्र, थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, 1692। और शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए उन्हें, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, 1693 में। कैरोलिना का मौलिक संविधान, द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैरोलिना, 1692 में प्रकाशित हुआ। ये जो सभी रचनाएं हैं, इनमें से उसका जो शासन पर 2 निबंध, टू ट्रेट्राइज ऑन गवर्नमेंट, जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इस ग्रंथ के संबंध में वाहन ने लिखा है कि दोनों निबंध एक दुनाली बंदूक की तरह हैं, जिसमें एक नली फिल्मर की ओर और दूसरी होप्स की ओर निशाना साधे हुए है। पहले निबंध में फिल्मर द्वारा प्रतिपादित राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया गया है और दूसरा जो उसका निबंध है उसमें होप्स के निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है। होप्स ने अपने जो राजनीतिक विचार दिए हैं वो इसी ग्रंथ में दिए हैं और इसके बाद में संस्करण भी प्रकाशित हुए, पहला, दूसरा, तीसरा संस्करण हुए, जिसमें हमें होप्स के विचारों का स्पष्ट रूप से इसमें हमें समझौतावादी विचारों का हमें उल्लेख मिलता है। होप्स का जो समय था, जीवन काल जो था, वो राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का काल था। वह उस समय की परिस्थितियों, घटनाओं और विचारकों से बहुत अधिक प्रभावित था और सबसे बड़ा जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ा वो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति की घटना से प्रभावित हुआ। और इस क्रांति के दौरान 1688 में राजकुमार विलियम और रानी मैरी को इंग्लैंड में स्वागत किया गया, जो फ्रांस में भागकर चले गए थे। ये पूरी तरह से रक्तहीन क्रांति थी और इसके द्वारा बिल ऑफ राइट्स, राज सत्ता पर एक नया अधिकार पार्लियामेंट के रूप में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया पार्लियामेंट द्वारा, जिसके तहत संप्रभुता पार्लियामेंट में निहित मान ली गई और राजा को उसके अधीन करके उसके उत्तराधिकारियों के नियमों का निर्धारण किया गया। तो इस घटना का जो है होप्स के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। दूसरा, होप्स का जो दर्शन है, जो चिंतन है, उसके ऊपर हुकर के दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हुकर जो था उसका कहना था कि सरकार सामाजिक हित के प्रतिनिधि है, इसलिए वह समुदाय के प्रति उत्तरदायी है। तो होप्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता या सहमति की जो अवधारणा है वो हुकर के विचार दर्शन पर आधारित है। तीसरा, होप्स का जो दर्शन है उस पर होप्स के व्यक्तिवादी विचारों का भी प्रभाव पड़ा और जिसके आधार पर उसने व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा करते हुए सामाजिक समझौते
द्वारा राज्य की स्थापना की और व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा की उसने, प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखा। तो ये कुछ घटनाएं थीं, ये कुछ परिस्थितियां थी, कुछ लोग थे जिनका होब्स के चिंतन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। होब्स की जो पद्धति थी वो दार्शनिक, तार्किक और चिंतनात्मक पद्धति थी। होब्स ने अपने चिंतन में अनुभववादी व विवेकवादी पद्धति का उपयोग किया। उसका मानना था कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है और अनुभव के बिना किसी भी ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। लोक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई भी विचार नहीं होता। पूरा जब वो पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क के कोरे कागज़ की तरह होता है। जो भी विचार या मस्तिष्क में उठते हैं वो उसके अनुभव से उठते हैं। तो उसने अपना जो संपूर्ण चिंतन है वो अनुभव के आधार पर लिखा और तार्किक और दार्शनिक चिंतनात्मक पद्धति थी उसकी। ये था होब्स का थोड़ा सा जीवन परिचय, उसकी रचनाएं और उसकी कुछ पद्धतियाँ। आगे का जो हमारा लेक्चर उसमें हम होब्स के सामाजिक समझौते की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।